आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह फंडामेंटल राइट्स के बारे में करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसे हम मौलिक अधिकार भी कहते हैं और मूल अधिकार भी कह सकते हैं आप। मूल अधिकार। ठीक है, देखिए इसको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं। देखिए संविधान बना, संविधान निर्माताओं ने संविधान को बनाया जिसमें संसद को, कार्यपालिका को, या आप कहते हैं व्यवस्थापिका या विधान पालिका कह लीजिए आप, और यानी कि हम कहते हैं ऐसे विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, अब आपको तो पता ही है कि जो विधान पालिका वह कानून बनाती है और विधान पालिका बनती है संसद के दोनों सदनों से विधान पालिका का वही कानून बनाने का प्रोसीजर है। तो ये विधान पालिका, फिर आती है कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या करते हैं, जो विधान पालिका ने कानून बनाया उसको एग्जीक्यूट करती है। फिर उसके बाद जो कार्यपालिका ने एग्जीक्यूट किया है उस कानून को जो विधान पालिका ने बनाया है, फिर उसकी व्याख्या कौन करती है? करती है न्यायपालिका। न्यायपालिका ही देखती है क्या वह तर्कसंगत है, क्या वह न्याय के मापदंडों पर खरी उतर रही है। यानी कि जो भी कानून बनता है उसकी अंतिम व्याख्या कहाँ होती है? न्यायपालिका की। इसी तरह से हमारे पास जो अधिकार दिए गए भारतीय संविधान द्वारा, उसके लिए उत्तरदायी किसे माना गया है? न्यायपालिका को। यानी कि सीधा सीधा आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में सीधा जाकर आप याचिका दर्ज करा सकते हैं अगर कोई भी आपके मूल अधिकारों का शोषण करता है या उन्हें किसी भी तरह से बाधित करता है। तो कहने का मतलब सीधा सीधा यही है कि ये जो हमारे पास पावर है, मौलिक अधिकार, ये बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, आप देखिए जैसे उत्तर कोरिया है, उसके अंदर उत्तर कोरिया में आपको पता है सत्तानाशाही सिस्टम है। वहां पर लोगों को मूल अधिकार है ही नहीं वहां पर। तो मूल अधिकारों के बिना भारत जो होगा, है ना, वो बिल्कुल उत्तर कोरिया की तरह हो जाएगा, शोषणकारी व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है, अब जब भी संसद के अंदर कोई भी कानून बनता है वो सबसे पहले इस चीज को ध्यान में रखता है कि हमारे मूल अधिकारों को चैलेंज ना कर रहा हो। क्योंकि जितने भी सांसद जो कानून बनाते हैं, जब बनाया जाता है कानून, तो वो इस चीज पर सबसे ज्यादा जोर देता है कि कहीं ना कहीं ये हमारा जो मूल अधिकार है, जो हमारा समानता ले लीजिए, स्वतंत्रता ले लीजिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार ले लीजिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ले लीजिए, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को भी ले लीजिए आप। ठीक है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इन सब के इनका कहीं ना कहीं वॉल्यूशन तो नहीं हो रहा है। तो जो भी कानून बनाया जाता है, बना दिया गया, बाद में न्यायपालिका उसकी व्याख्या करती है, वो देखती है कि अगर यह कहीं ना कहीं चैलेंज कर रहा है मौलिक अधिकार को, तो उसको खारिज कर देती है। तो जो मौलिक चीजें, जो सबसे पावरफुल चीज हमारे पास जो है, जो संसद को, नेताओं को या किसी को भी जो चैलेंज कर सकती है, वह मौलिक अधिकार है। कि मौलिक अधिकार के चलते ही हमारा विकास संभव हो पा रहा है, मौलिक अधिकार के चलते ही हम हर उस क्षेत्र में वो कार्य कर पा रहे हैं जो हमें आगे बढ़ाने में सहायक हो सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत पावरफुल चीज है। लोकतंत्र के अंदर बेसिक चीज है ही यही। लोकतंत्र की जो आत्मा है, या लोकतंत्र की जैसे आप कह लीजिए पावर या स्ट्रेंथ, सिर्फ मौलिक अधिकार है। कि आम आदमी बस क्या है, उसके पास कुछ नहीं है। मान लीजिए गरीब है, शिक्षित भी नहीं है उस ढंग से, लेकिन फिर भी वह न्यायपालिका के पास अगर जाता है और कहता है कि मेरे इन इन अधिकारों का शोषण किया जा रहा है, मुझे मेरा वेतन नहीं मिल रहा है, या मेरे को बाधित किया जा रहा है, मुझसे ये जबरदस्ती काम कराया जा रहा है, या मुझे जबरदस्ती ये धर्म कबूल कराया जा रहा है, मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आकर न्यायपालिका जो होगी वो बीच में आ जाएगी और उसके लिए न्याय करेगी। तो ये मेन चीज़ है मौलिक अधिकार की, जिसे हम फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। अब देखिए इसके अंदर सबसे बड़ी बात आती है, जो हमारी आती है, वह आती है सिंपल सी जो चीज़ हम देखते हैं। पहला जो हमारा है, समानता का अधिकार है। समानता। अब जो ये समानता है, समानता देखिए, जैसे कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, समानता बहुत महत्वपूर्ण चीज है। देखिए समानता अगर नहीं होगी, कानून तो बना दिया गया लेकिन वो समान रूप से एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, सभी लोगों पर लागू नहीं किया जा रहा है समान रूप से। अमीरों के लिए अलग कानून, गरीबों के लिए अलग कानून अगर होगा तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि अराजकता मच जाएगी। उससे ये होगा कि लोगों की जो संकल्पना थी लोकतंत्र की, स्वस्थ लोकतंत्र की, वह खंडित हो जाएगी। कहीं ना कहीं ये देखा जाएगा कि लोकतंत्र जो है, कहने को लोकतंत्र ही है, वास्तव में वह लोगों का शासन ही नहीं है, वहां सिर्फ तंत्र है। और वो तंत्र किससे प्रभावित है? वह तंत्र प्रभावित है पूंजीवाद से, या फिर आप कह लीजिए ताकतवर लोगों से। इन सब चीजों से वो प्रभावित दिखेगा। तो इसलिए जो देखा गया कि समानता को लागू करना बहुत जरूरी है, और इसी के लिए ही हमारे भाग 3 के अंदर, संविधान के भाग 3 के अंदर
संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, भाग 3 के अंदर इसका वर्णन किया गया। ठीक है, जिसके अंदर ये कहा गया समानता का अधिकार लोगों को मिला है। ये अधिकार जो है हमारा, वह हमें 14 से लेकर 18 तक, ठीक है, ये इसमें आता है, इस अनुच्छेद में आता है। तो अब देखिए 14 से लेकर 18 जो अनुच्छेद है, इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो अधिकार है, समानता का अधिकार, वो इसके अंतर्गत आता है। अब देखिए समानता जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं व्यक्ति को बहुत जबरदस्त बनाती है। यानी कोई भी समाज है, कोई भी शासन तंत्र है, अगर उस शासन तंत्र के अंदर, जैसे मैंने कहा, समानता नहीं है, कानून के समक्ष समानता नहीं है, कानून के साथ अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है, सही से लागू नहीं किया जा रहा है, कहीं ना कहीं पार्शल है सिस्टम, तो कहीं ना कहीं ये चीज देखी जाएगी कि जो लोकतंत्र की जो संकल्पना है, या लोकतंत्र के लिए जो हम बात कहते हैं कि लोकतंत्र वास्तव में इन इन चीजों से बनता है, तो वो चीज वो खत्म हो जाएगी इसके अंदर। तो यहाँ पर हम एक चीज ये देख सकते हैं कि समानता का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। अब देखिए समानता जो है, अब आप देखेंगे छोटी सी बात है, अब समानता के अंदर भी कई क्लॉज आ जाते हैं, काफी चीजें आ जाती है कि समानता क्या है। ठीक है, एक बात और की जाती है जिसमें हम बोलते हैं, कहते हैं जी सर सब बराबर है, कानून संविधान के आगे तो सब बराबर है, तो फिर ऐसा क्यों किसी को रिजर्वेशन मिलता है किसी को नहीं मिलता है? ऐसी भी कई बार बातें कही जाती हैं। ठीक है, इनको ये सब चीज़ें मिल रही हैं, हमें ये सब चीज़ें नहीं दी जा रही हैं। तो देखो उसको, वहां पर भी देखो कुछ, देखिए हमेशा दो चीज़ें देखी जाती है समानता में। समानता में क्या चीज़ें देखी जाती हैं? सिर्फ दो चीज़ें। एक देखी जाती है अनैतिक, और एक होता है नैतिक। अनैतिक से अर्थ क्या मेरा? अनैतिक तर्क, और नैतिक से क्या है? नैतिक तर्क। तर्क की बात है, जस्टिफिकेशन की बात है। अब समानता के अंदर हम दो बातें करते हैं भाई, सिंपल सी चीज है। एक अनैतिक तर्क देते हैं, कोई नैतिक तर्क देते हैं। एक व्यक्ति कहते हैं भाई, अनैतिक के अंदर बात करते हैं कि भाई हम अनैतिक तर्क जो मिला है हमें, यहाँ पे हम ये चीज देखते हैं कि भाई सबको, यानी कि सबको बराबर अधिकार कहने को है, लेकिन होता नहीं है। भाई किसी को रिजर्वेशन मिला हुआ है, किसी के कम मार्क्स आ जाए तब उसका सिलेक्शन हो जाता है, या उसे एज के अंदर, या फिर मार्क्स के अंदर, या फिर आप कह लीजिए पदोन्नति के अंदर, पदों में जो उन्नति होती है समय समय पर, उसके अंदर भी उसको रिजर्वेशन मिला जाता है। तो ये देखा जाता है कि भाई कहीं ना कहीं ये भेदभाव है, ये समानता की बात नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ एक जो चीज़ हम बात कहते हैं, जो समानता में देखा जाता है, उसके अंदर जो मोटी चीज़ आती है, जो भारतीय संविधान जिसको कहता है, वो कहता है संरक्षणकारी भेदभाव। देखिए संरक्षणकारी भेदभाव किया जाता है हमारे यहाँ। कौन सा किया जाता है? संरक्षणकारी भेदभाव। इसको हम भेदभाव नहीं कहेंगे, संरक्षणकारी भेदभाव कहेंगे। हालांकि इसमें बात क्या आती है, देखिए आज़ादी से पहले हम जैसे देखते हैं कि पूना पैक्ट जो हुआ महात्मा गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में, जिसमें ये बात कही गई थी कि जितने भी जो दलित हैं, क्योंकि जो अंबेडकर जी थे वो भारतीय समाज की व्यवस्था से, यानी कि जो समाज की व्यवस्था थी उससे त्रस्त थे, क्योंकि बहुत शोषण था, बहुत ज़्यादा अस्पृश्यता थी, काफ़ी तरह के भेदभाव थे। और भेदभाव सिर्फ आप देखेंगे राजनीतिक और सामाजिक स्तर तक ही नहीं थे, वह कहीं ना कहीं व्यक्तियों की गरिमा तक भी आ गए थे। लोगों को मारा जाता था, पीटा जाता था, उनका शोषण किया जाता था सिर्फ जातीय आधार पर। तो ये जो चीज़ें देखी गई, तो अम्बेडकर जी को लगा कि अगर मान लीजिए संविधान के अंदर अगर निचले वर्गों का या दबे कुचले वर्गों का अगर अधिकार को संरक्षित नहीं किया गया, तो भारतीय जो राज्य व्यवस्था या भारत में आने वाला जो संविधान होगा या जो भी नियति बनेगी विधि के द्वारा, उसमें क्या होगा कि इनका हमेशा से आगे भी शोषण होता रहेगा। तो उनको शोषण से बचाने के लिए उन्होंने ये बात कही महात्मा गांधी जी से कि नहीं, मुझे अपने व्यक्तियों के लिए, ठीक है, एक संरक्षण चाहिए होगा, मुझे आश्वासन चाहिए होगा कि नहीं, उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी, उनका शोषण नहीं किया जाएगा। तो उनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए, जिन विशेष अधिकार के अंतर्गत क्या हुआ कि उनको कहा गया कि कुछ मामलों में उनको छूट दी जाएगी, ताकि उनका हर 10 वर्ष तक के लिए इसको छूट देने की बात कही गई थी कि हर 10 वर्ष की जनगणना होगी और उसके बाद देखेंगे कि जितने भी जो दबे कुचले वर्ग हैं उनका कितना उत्थान हुआ है, फिर उसके बाद अगर लगा नहीं होगा तो फिर उसको बढ़ा दिया जाएगा। तो समय समय पर इन सब चीज़ों के लिए भी, यानी कि उन्होंने कहा कि चीज़ों को जांचा जाएगा, परखा जाएगा, ताकि उनका विकास किया जा सके। देखिए जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए मैं, जैसे मैं शहर में रहता हूँ, मैं रहता हूँ दिल्ली में। दिल्ली, दिल्ली तो है भाई, यहाँ पर दिल्ली बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि मेट्रोपोलिस एरिया में आता है, महानगरों में गिना जाता है। अब एक व्यक्ति दिल्ली में रहता है, ठीक है, और एक व्यक्ति मान लीजिए वो रहता है किसी फार फ्लंग एरिया में, मान लीजिए उड़ीसा में रहता है वो, ठीक है, उड़ीसा का रहने वाला व्यक्ति है अगर कोई,
गरीब है, ठीक है, आदिवासी एसटी वर्ग से बिलोंग करता है, अब मान लीजिए वो पढ़ता है, वो किसी स्कूल में एडमिशन लेता है, तो उसके स्कूलों में तो बैठने तक की व्यवस्था नहीं है, वो तो बैठ भी नहीं पाता, चटाई पर बैठते हैं। ब्लैक बोर्ड भी ठीक से नहीं होता है, ब्लैक बोर्ड अगर है तो वो उसकी हालत खस्ता हो चुकी है, उसमें गड्ढे पड़ चुके हैं, उसको दोबारा ब्लैक पेंट करने के लिए पेंट ही नहीं अवेलेबल है, चीज़ें ही अवेलेबल नहीं है, चौक ही नहीं अवेलेबल है। तो इस तरह की चीज़ों में लोग सर्वाइव करते हैं वहाँ पर। तो अब एक फार फ्लंग एरिया वहाँ का, उड़ीसा का, वहाँ पे कोई व्यक्ति है वो पढ़ता है, ठीक है, अब वो व्यक्ति पढ़ रहा है यहाँ पर, तो अब इस व्यक्ति के साथ क्या होगा? देखिए ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति का तो कोई विकास होगा ही नहीं। अब मान लीजिए कोई दूसरी तरफ दिल्ली में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके पास तो सारी फैसिलिटीज है, स्कूल है और अस्पताल हैं, ठीक है, सुरक्षा है, और सामाजिक भेदभाव भी नहीं होता, जबकि यहाँ ज़्यादा देखा जाएगा गांव देहातों में, यहाँ पर जो सो कॉल्ड ऊंची कास्ट के जो लोग होते हैं उनका शोषण करते हैं, इनकी अज्ञानता का फायदा उठाते हैं। तो ये जो व्यक्ति जिस स्कूल में पढ़ेगा, और ये व्यक्ति एक अच्छे सेंट कोलंबस या बढ़िया स्कूल के अंदर करे पढ़ता है, और ये व्यक्ति एक जो गांव के उसमें पढ़ेगा, तो इसको तो पहली बात तो बेचारा हिंदी हिंदी में रह जाएगा, ये इसको अपनी स्थानीय भाषा और हिंदी भाषा से ज़्यादा कुछ आ ही नहीं पाएगा, एक्सपोजर ही नहीं है इसके पास इसको, जबकि अंग्रेजी भाषा के साथ फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, तीन चार चार लैंग्वेज भी सीख के बैठ गया हुआ है बच्चा 7 से 8 क्लास तक आते आते। तो ये क्या चीज़ें हैं यहाँ पर हम देखेंगे। भले ही कहने के लिए हमने समानता की बात कही है, समानता तो देखो भारतीय संविधान आपको समानता दे रहा है, ठीक है, लेकिन समानता देने से क्या इनका आर्थिक स्तर बराबर हो गया? समानता तो जब सही ढंग से काम करेगी ना, जब दोनों का आर्थिक स्तर बराबर होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज होगी, इसका तो अपॉर्चुनिटीज भी नहीं होंगी, इंस्टीट्यूट्स नहीं होंगे अच्छे पढ़ाने के लिए, अगर होंगे तो वहाँ ज़्यादा पैसा मांगा जाएगा, तो यहाँ का जो बच्चा होगा उसका विकास कंपैरेटिवली इसके कम होगा, धीमा होगा। धीमा का कभी कभी तो ये कह सकते हैं कि लाइट ईयर्स अवे होगा, बहुत बड़ा ह्यूज गैप हो जाता है, बहुत बड़ा गैप हो जाता है। कैसे गैप हो जाता है? क्योंकि एक्सपोजर ही नहीं है व्यक्ति के पास। तो इसलिए भारतीय संविधान में ये बात कही गई, जो बेचारे दबे कुचले वर्ग के जो लोग हैं, जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, ठीक है, और समाज भी कहीं ना कहीं उन्हें प्रताड़ित करता है, वो हर जगह से त्रस्त हैं, किसी तरह की उन्हें कोई सुविधा नहीं है, समाज में सम्मान नहीं है उनका, तो उनका क्या होगा? उनका हमें विकास करना है, इन व्यक्ति के पैरेलल लाकर हमें खड़ा करना होगा, इन दोनों को समानांतर बनाना होगा, इस समांतर रेखा के रूप में हमें बनाना पड़ेगा। लेकिन क्या हो पाता है? क्या सरकार इतना कुछ दे पाती है? देखिए सरकार तो दे पाती है, लेकिन होता क्या है कि जो चीजें सरकार के द्वारा, जो नीतियां हैं, जो नियम है, जो लागू किए जाते हैं, कहीं ना कहीं उन पर भी बहुत तरह की राजनीति हो बैठती है, जिसके चलते इन तक भी न्याय नहीं पहुंच पाता है। तो इसलिए ये जो संरक्षणकारी विभेद जो रखा गया, वो इसी आधार पर रखा गया कि व्यक्तियों को हम ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी देंगे, ठीक है, उनको रिजर्वेशन देंगे, ताकि हर 10 साल जो हम जनगणना करेंगे उसमें हम देखेंगे कि भाई किस तरह से कितना उत्थान इन कास्ट के लोगों का हुआ है, ठीक है। देखिए अब जो व्यक्ति हैं, यहाँ पर ये बात कही जाती है कि भाई आप, जैसे लोकतंत्र में हम देखते हैं ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपनी कास्ट, जाति, धर्म के लोगों को ही वोट देते हैं, इसलिए कहा भी जाता है कि कास्ट योर वोट बट डोंट कास्ट योर वोट टू योर कास्ट। ये नहीं कि अपनी जाति को वोट मत दीजिए, वोट दीजिए बस, आप कास्ट कीजिए, अपना मतदान दीजिए, लेकिन अपनी कास्ट को ना दीजिए। लेकिन होता क्या है कि लोग जाति धर्म पर बड़े प्रभावित होते हैं, सोचते हैं कि मेरा उत्थान नहीं होता, मेरे व्यक्ति का उत्थान हो, मेरे समाज का उत्थान हो जाएगा। एक जो आदमी की जो बिलोंगिंग वाली जो फीलिंग है, एक कि भाई मेरा भाव जो है, ये मेरी चीज़, मेरे लोग हैं, मेरे समुदाय के लोग हैं, मेरी लिंग जाति धर्म के लोग हैं, मेरे स्थान के लोग हैं, ये इंसान में रहती है ये चीज़। इसको बहुत मिटाने के लिए आपको बुद्धत्व तक पहुंचना होगा, ठीक है, यानी कि निर्वाण तक जाना होगा। वो बहुत मैं ये नहीं कहूँगा वो टफ है, लेकिन वो बहुत ही जिसे कहते हैं, वो बहुत करेज मांगता है, वो बहुत साहस मांगता है, बहुत साहस। पूर्वाग्रहों से ग्रस्त व्यक्ति वहां नहीं पहुंचता, पूर्वाग्रहों को आपको ड्रॉप करना होगा, छोड़ना होगा, त्यागना होगा, तब जाकर आप वहां तक पहुंच पाएंगे। तो भारतीय संविधान में ये समानता दी गई कि भाई इस तरह की चीजों को हम ये क्या मानेंगे, इन्हें हम नैतिक तर्क दिया उन्होंने, भाई ये नैतिक बात है, सिंपल सी बात है, सबको बराबर का हक होना चाहिए ना। अब कहते हैं कि नहीं भाई क्यों दिया गया रिजर्वेशन, तो ये जो अनैतिक तर्क देते हैं कई लोग, नहीं भाई सबको बराबर होना चाहिए, बराबर कैसे हो जाएगा भाई, हो ही नहीं सकता। तो उस चीज को इन्होंने नैतिक तर्क के रूप में हम इसको देखते हैं। तो संरक्षणकारी भेदभाव होता है, तो इसको हम भेदभाव नहीं कह सकते, ठीक है। इसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज देते हैं, और जिसमें हम उनको कुछ सहायता प्रदान इसलिए करते हैं क्योंकि वह जैसे आप देखते हैं घर में
क्या होता है, कमजोर बच्चा होता है माँ उस पर ज़्यादा ध्यान देती है, उसको ज़्यादा अच्छा खिलाती है। और जो बच्चा ज़्यादा स्वस्थ है, ऐसा नहीं है उसको खाना नहीं देती, उसको भी खिलाती है, लेकिन उसको ज़्यादा केयर करती है दूसरे बच्चे की। क्यों करती है? कि उसको लगता है कि ये मेरा जो बच्चा है ये पढ़ाई में भी कमज़ोर है और शरीर से भी कमज़ोर है, खेलकूद में कमज़ोर है। ये खेलकूद में कमज़ोर, पढ़ाई में कमज़ोर क्योंकि शरीर से कमज़ोर है। तो इसलिए विशेष उसको थोड़ा ध्यान दिया जाता है बच्चों को। ये हम सबके साथ होता है। मान लीजिए मेरा कोई एरिया, यानी कि पढ़ाई के अंदर क्षेत्र में मैं बात कर रहा हूँ, अगर मान लीजिए मेरा मैथ्स फिजिक्स वगैरह सब अच्छा और मुझे लगता है कि मेरा पोल साइंस अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या होगा कि मुझे पोल साइंस के लिए ट्यूशंस लेनी पड़ सकती है, कोचिंग्स लेनी पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि मेरा वो एरिया स्वस्थ, यानी कि वो मेरा एरिया उतना डेवलप में कर ही नहीं पाया उसे। तो उस चीज़ के लिए मुझे कोचिंग की अन्य सहायता चाहिए होगी। तो उसी तरह से हमारा जो भी एरिया वीकर सेक्शन होता है हम उस पर काम करते हैं, उसे मजबूत कर लेते हैं। तो वही चीज़ें, तो इसीलिए जो हमारा भारतीय संविधान जो देखता है सामाजिक समानता जो लाने की बात करते हैं हम, ठीक है, जब सामाजिक समानता आएगी और आर्थिक समानता जब आएगी तब व्यक्तियों का विकास होगा। इसलिए ये सारी चीजें बोली जाती है कि व्यक्ति के विकास के लिए बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, अब देखिए ये चीज हो गई हमारी। अब बात करते हैं हम न्यायिक समानता की। देखिए न्यायिक समानता की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर सीधी सीधी हम एक चीज देखते हैं, देखिए कानून के समक्ष समानता की बात कर रही है यहाँ पर, कानून के समक्ष सभी समान होंगे। ठीक है, अब देख लीजिए, लेकिन इसमें भी एक पेच है, इसमें भी कानून के समक्ष सब समान तो होते हैं, लेकिन मान लीजिए भारतीय कोई राजदूत है, एम्बेसडर है। अब जो राजदूत है भारत का, है ना, इसको विशेषाधिकार है, इसको एक्स्ट्रा इम्यूनिटी प्राप्त होती है। मान लीजिए इसके हाथ से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मर जाता है ना, तो क्या होगा, इसको जेल नहीं होगी। मान लीजिए भारत का भी कोई राजदूत है, अगर वो वहां पर पाकिस्तान में अगर मान लीजिए ड्राइविंग करते हुए उससे कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उसको जेल में बंद नहीं कर देंगे, उसको एक्स्ट्रा इम्यूनिटी दी जाती है। राजदूतों के लिए ये होता है कि भाई उनको हम बंद नहीं कर सकते क्योंकि देश का रिप्रेजेंटेटिव है और उस पर हमारे देश के कानून लागू नहीं होते हैं। सिंपल सी चीज़। हाँ ये होगा, हम उसको वापस भेज देंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें होती है, लेकिन हम उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो यानी कि जो हमारा, जो हम कहते हैं राजदूत जो है, जैसे आपने देखा होगा जो कृष्ण भगवान थे, राजदूत यहाँ थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है ना, ये जो राजदूत जो हैं, अब हमारे जो कृष्ण भगवान थे महाभारत के समय आप देखेंगे वो पांडवों की तरफ से गए थे शांति प्रस्ताव लेकर, राजदूत बनकर ही गए। जैसे अंगद गए थे, बाली के पुत्र, शांति दूत बन के, लेकिन उनको ही पकड़ने गिरफ्तार करने के लिए बोला गया। तो यानी कि कहीं ना कहीं उसको भी फिर वहाँ के जो राजगुरु थे उन्होंने भी राक्षस, जबकि राक्षसों के पास भी राजगुरु हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि नहीं भी अनैतिक बात है, राजदूत को नहीं मार सकते आप, ये गलत चीज़ है, वो संदेश लेकर आया, जो संदेश लेकर आता आप उसको नहीं मार सकते। तो इस तरह के नियम थे। तो इसी तरह से कुछ नियम आज भी माने जाते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत में आया, राजदूत के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आया है, तो आप उसे बंद नहीं कर सकते, उस पर कोई अन्य कार्रवाई नहीं कर सकते। इसी तरह से भारत के अंदर दो लोग और हैं जिसे हम कहते हैं, एक तो हमारे प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति, ठीक है, दूसरे हमारे राज्यपाल। ठीक है, इन दोनों को भी, इन दोनों पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। अगर मान लीजिए पद के समय है तब भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। ठीक है, देखिए ऐसा ये माना जाता है कि, लेकिन ये मामला जो होगा ये सिर्फ क्रिमिनल मामलों में होगा। ये जो क्रिमिनल मामला होगा उसके अंदर इनके ऊपर, राष्ट्रपति के ऊपर, ठीक है, जो हमारे राष्ट्रपति हैं इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, राष्ट्रपति पे कार्रवाई नहीं की जा सकती। किस पर? ठीक है, राष्ट्रपति पे क्या होगा, कार्रवाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई, सिंपल सी बात है, क्यों नहीं होगी। देखिए राष्ट्रपति और जो राज्यपाल हमारे जो व्यक्ति हैं, ये बहुत बड़ा पद है। अब इतने बड़े पद के व्यक्ति पे कोई पर्सनल रिवेंज के रूप में भी हो सकता है, कोई इन पे कार्रवाई कहते कि भाई नहीं, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया और वैसा किया, केस डाल दे। ये इमेज है, ठीक है, दोनों राजा की एक बहुत बड़ी इमेज है, तो इसलिए इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, क्रिमिनल मामलों, ठीक है, फौजदारी मामलों पर इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर हम दीवानी केस देखते हैं, सिविल केसेस जिसे हम कहते हैं, अगर वो देखते हैं तो उन पर उसमें कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, अगर मान लीजिए उनका पति पत्नी का झगड़ा है कोई, उसमें से कोई वायलेंस आ जाता है, हाँ फिर उस पर कार्रवाई हो सकती है, फिर की जा सकती है। वो उनका फैमिली मैटर हो गया, तो उसके लिए अगर मान लीजिए कि पत्नी उन पर कोई केस करती है तो केस हो जाएगा उन पर।
लेकिन ऐसे ही कोई इन पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। तो ये इस तरह से एक दो क्लॉज रखे गए हैं। तो यहाँ पर न्यायिक समानता भी कई बार लोग बोलते हैं वही नैतिक अनैतिक वाली बात, कि भाई नैतिक वाली बात तो उसमें है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इनको कुछ तरह की छूटें दी जा रही हैं दोनों तीनों व्यक्तियों को, जबकि ऐसा नहीं है। ये गरिमापूर्ण बात है, इसलिए इन लोगों के लिए एक्स्ट्रा इनको इम्यूनिटी दी जाती है। ठीक है। हालांकि इतने बड़े पद पर होकर कोई आगे किसी को मारेगा क्या? ये फिर कोई राष्ट्रपति आगे मारेगा और राज्यपाल आगे मारेगा? अरे ये तो राष्ट्रपति बनता ही कोई जाके 60-65 साल की उम्र में जाके, वो बेचारा खुद भी अपने आप से ही बदला लेने की ताकत नहीं रख पाता है। तो वो कहाँ ये बड़े पद होते हैं? ये तो बनते ही आदमी, मान लीजिए, ये तो मान लीजिए हमने यंग होता, अरे ये यंग होता है तो ये एक इमेज लेके चलता है भाई, इसकी बहुत बड़ी इमेज होती है, ये पूरे देश को प्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये इस तरह की कोई भूल नहीं कर सकता। इसे पता है अगर मैंने इस तरह की कोई भी भूल की तो क्या होगी मेरे लिए, बहुत खतरनाक हो सकती है।